नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं कई ऐसे टॉपिक पर जो आपको समझना ज़रूरी हो जाता है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तब भी, या फिर आप एक आम नागरिक हैं तब भी। अब देखिए, आज का टॉपिक हम क्या लेकर के आए हैं। बहुत दिलचस्प टॉपिक है और हम सभी इस टॉपिक के विषय में जानना चाहते रहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल होता क्या है कि जब आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं किसी पार्टी के द्वारा, या किसी पार्टी से जब टिकट नहीं मिलता है, तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसकी पूरी एक प्रक्रिया है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत बहुत सारी चीजें बताई गई है। चुनाव आयोग बहुत सारे नियम कानून बनाते हैं। इसके आधार पर उस प्रक्रिया के पालन कराते हुए नामांकन वगैरह करना होता है रिटर्निंग ऑफिसर के पास। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस बार मुद्दा एक चर्चा में आ गया है। बहुत सारे लोग जो जगह जगह से नामांकन कर रहे हैं, उनका एक आरोप आ रहा है सामने, और यह आरोप आ रहा है कि उन्होंने नामांकन तो किया, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन खारिज कर दिया। ठीक है, अब यह आरोप कई बार सत्ता पक्ष की तरफ जाता है कि रिटर्निंग ऑफिसर क्या सत्ता पक्ष के कहने पर काम कर रहे हैं, नामांकन खारिज कर दे रहे हैं विपक्ष के लोगों का। इस तरह की कई बार चीजें जो है देखी गई है, और सबसे फेमस केस जो आ गया है वह कहीं और नहीं, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से आया है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? वाराणसी। और वाराणसी में उनके अगेंस्ट एक व्यक्ति चुनाव लड़ना चाह रहे थे, जिनका नाम है श्याम रंगीला। ये जो है कॉमेडियन है, पॉलिटिशियन भी हैं। यहां आप देख रहे हैं तस्वीर। तो ये जो है चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री के अगेंस्ट जाकर के चुनाव लड़े वाराणसी से, तो नामांकन दाखिल करना चाह रहे थे। पहले इन्होंने ये आरोप लगाया था कि इनका नामांकन नहीं लिया जा रहा है, जबकि इन्होंने कहा कि जितने भी जरूरी प्रस्तावक होते हैं वो मेरे पास मौजूद है, लेकिन फिर भी इस तरह का काम रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा नहीं किया जा रहा है। बाद में जो भी समस्या था उसे दूर कर लिया गया, और फिर ये नामांकन दाखिल करने पहुंच भी गए। नामांकन इन्होंने दाखिल भी कर दिया, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि इनका नामांकन खारिज हो जाता है। अब जब इनका नामांकन खारिज होता है तो फिर एक तरह से कह सकते हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा, राजनीति की सूझबूझ रखने वाले लोगों के द्वारा, विपक्ष के लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि जानबूझ करके रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा सत्ता पक्ष के कहने पर नामांकन खारिज किया गया है। चलिए, ये तो राजनीति की बातें हो गई, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहता है। लेकिन हमें इससे बाहर निकल करके यह समझना है कि दरअसल नामांकन यदि किसी व्यक्ति ने किया है तो फिर उसे खारिज कर दिया जाता है, तो उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया होता है, क्यों किसी का नामांकन खारिज कर दिया जाता है, हम इसमें यह समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं बैठे हुए, और रिटर्निंग ऑफिसर के पास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल जो वाराणसी से अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हैं, ये करते हुए नजर आते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया था एक पिछले लेक्चर में कि रिटर्निंग ऑफिसर बैठे क्यों रहते हैं चेयर पे, चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उन्हें खड़े होकर के देना पड़ता है, क्योंकि यहां पर जब जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, कोई भी व्यक्ति वीवीआईपी या वीआईपी नहीं रह जाता है, सामान्य उम्मीदवार हो जाता है, उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करना होता है रिटर्निंग ऑफिसर को। यह चुनाव आयोग का गाइडलाइंस होता है, इसीलिए रिटर्निंग ऑफिसर जो है यहां बैठे रहते हैं। अब चलिए हम आज के मुद्दे पर यहां पहुंच जाते हैं कि खारिज कैसे हो जाता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, वह किसी भी चुनावी क्षेत्र से यदि वह जरूरी योग्यता रखता है, जरूरी योग्यता रखने का तात्पर्य हो गया बहुत सारी चीजें होता है, उम्र भी देखा जाता है। उम्र के अलावा जैसे लोकसभा चुनाव लड़ना है तो 25 साल का उम्र हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे कागजात होते हैं, प्रस्तावक होता है, निर्दलीय लड़ रहा है तो उस क्षेत्र के कुछ लोगों का सहमति चाहिए प्रस्तावक के रूप में, तो ये सारी बातें होती है। तो ये सब चीजें आ जाएगा कि जरूरी योग्यता में। तो जरूरी योग्यता के आधार पर लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर सकता है। अधिसूचना जारी की जाती है चुनाव आयोग के द्वारा, जिस भी चरण का मतदान होता है उससे कुछ समय पहले अधिसूचना जारी कर दी जाती है। अधिसूचना जारी करने के बाद वहां जाकर के वह नामांकन कर सकते हैं। हाँ, प्रत्याशी या उनके प्रस्तावक को चुनाव आयोग द्वारा तय की गई नामांकन की आखिरी तारीख तक अपना पर्चा किसके पास जमा करना होता है? रिटर्निंग ऑफिसर के पास। ठीक है, मान लीजिए रिटर्निंग ऑफिसर किसी भी कारण से उपस्थित है तो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो वहां के होते हैं उसके पास ये पर्चा देना होता है। देखिए, या तो प्रत्याशी दे सकते हैं या फिर उसके प्रस्तावक के द्वारा भी ये दिया जा सकता है।
अगर किसी प्रत्याशी के नामांकन पत्र पर आपत्ति दर्ज की गई है तो इसका जवाब देने के लिए भी समय वहां पर दिया जाता है। अब देखिए खारिज होने की प्रक्रिया, नामांकन हो चुका है, एक बार नामांकन पत्र दाखिल कर देने के बाद चुनाव आयोग प्रत्याशियों की हर जानकारी को बारीकी से जांचता है। मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही उदाहरण लेकर के मैंने आपको समझाया था, प्लेलिस्ट चुनावी दंगल में जाके देखिएगा कि जब नामांकन दाखिल किया जाता है तो क्या क्या जानकारी दिया जाता है। डिटेल से हमने उस पर चर्चा कर लिया था, ठीक है। तो आज हम उसकी बारीकियों में नहीं जाएंगे। नाम होता है, पता होता है, पूरा पता लिखना होता है, आपके पास कितना चल अचल संपत्ति है, आपके पास आप पर कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है, मुकदमा की प्रकृति क्या है, क्या आप बेल पर छूटे हुए हैं, सारी जानकारी, शैक्षणिक योग्यता की पूरी जानकारी सही देनी होती है। ये सारी चीजें आपको देना होता है। कुछ भी गड़बड़ी पाया जाता है तो आपका पर्चा जो है वह खारिज कर दिया जाता है। यहां तक कि कुछ गड़बड़ी पाया गया, मान लीजिए उस वक्त पता नहीं चला, आप चुनाव लड़ लिए, आप जीत भी गए, बाद में भी कुछ गड़बड़ी पाया गया तो आप जो है आपका जो इलेक्शन है वो रद्द कर दिया जाएगा। आप जीतने के बावजूद भी उस सीट पर रह नहीं जाएंगे। तो पूरी सख्त प्रक्रिया देखी जाती है, इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा इन सभी चीजों को बारीकी से जांचा जाता है और इसको जांचने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्क्रूटनी करना कहते हैं, ठीक है। देखिए चुनाव आयोग के अनुसार इसके लिए कुछ बातें बताई गई है और कहा गया है कि ये जो कुछ बातें हैं इसमें से एक बातें या इसमें से एक से अधिक आधार भी हो सकता है और इस आधार पर पर्चा जो है वह खारिज किया जा सकता है। एक उदाहरण और मैं आपको दूं तो पवन सिंह को बीजेपी ने पहले बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया, ठीक है, लेकिन पवन सिंह ने बाद में उस टिकट पर इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया और फिर बिहार जाकर के वह चुनाव लड़ते हैं एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। फिर कुछ दिनों बाद एक सूचना आती है, नामांकन दाखिल कर लिया जाता है पवन सिंह के द्वारा, भोजपुरी के सिंगर हैं, जानते होंगे आप। उसके बाद सूचना आता है 2-3 दिन पहले कि उनकी मां ने भी उसी सीट से नामांकन दायर किया है। अब लोगों के सामने एक बड़ा विचित्र समस्या हो जाता है कि पवन सिंह जब नामांकन दायर करते हैं, लोग बीजेपी पार्टी के लोग उन्हें बहुत समझाते भी हैं कि आप यहां से खड़े मत होइए, क्योंकि वहां से बीजेपी के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा हैं। तो वहां पर पवन सिंह मानते नहीं और कहते हैं कि मैं अपनी मां को वादा किया हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, इसीलिए इस सीट से मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूं। फिर क्या होता है, उनकी मां ने भी पर्चा दाखिल कर दिया। अब यहां पर बड़ा रहस्यमयी चीज बन गया कि पवन सिंह के अगेंस्ट में उनकी मां ही चुनाव लड़ रही है क्या। लेकिन अब यहां समझिए, जैसे ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, खारिज करने का वक्त भी समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद होता है कि नामांकन वापस लेने की बात की जाती है। तो यहां पर पवन सिंह का जैसे ही मामला क्लियर होता है, यह खबर आता है आजकल में ही कि पवन सिंह की मां ने अपना नामांकन वापस ले लिया। आप कहेंगे इसमें क्या बात छुपा हुआ है, आप तो ये बता रहे हैं कि नामांकन खारिज करने वाला मुद्दा, फिर ये कहानी क्यों पवन सिंह का सुना रहे हैं। यह इसीलिए सुना रहा हूं क्योंकि इसका पेंच भी इसी से फंसा हुआ है। अभी जानकारी ये आती है कि पवन सिंह की मां सिर्फ इसलिए पर्चा भरी थी कि पवन सिंह को यह डर था कि उनका नामांकन खारिज किया जा सकता है वहां के रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, और यदि 1% भी चांस इस बात का है कि पवन सिंह का नामांकन खारिज हो सकता था, तो इस स्थिति में एक तरह से कह सकते हैं सेफ गार्ड के रूप में उनकी मां ने पर्चा भरा था और फिर पवन सिंह अपनी मां के लिए प्रचार करते और कहते कि आप मुझे जो मत देने वाले थे मेरी मां को मत दीजिए क्योंकि मेरा नामांकन खारिज कर दिया गया है। मामला समझ में आ गया, यानी कि किसी भी स्थिति में उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं या मेरी मां इलेक्शन लड़ेंगे, हमारा यदि पर्चा खारिज होता है। तो समझ लीजिए कि पर्चा खारिज होना इस बार प्रत्याशियों के मन में एक बड़ा डर बैठ गया है, ये बात कि मैं नामांकन दाखिल करूं और मेरा पर्चा खारिज हो जाए। इसीलिए इस बात को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि इस चुनावी समर में आप कह सकते हैं कि एक तरह का ये नया मुद्दा बन के आया है। लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि पर्चा खारिज हो रहा है। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या प्रक्रिया हो सकता है। देखिए, नामांकन के कागजों पर प्रत्याशी या अपेक्षित संख्या में प्रस्तावकों के हस्ताक्षर यदि नहीं होते हैं तो, क्योंकि नामांकन जब करेंगे तो एक तय सीमा बताई जाती है कि इतने प्रस्तावक आपके होने चाहिए। नामांकन उस पत्र पर, नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं होता है तब भी हो सकता है ये। इसके अलावा मैंने आपको बताया था जमानत जब्त होने वाला एक लेक्चर, उसमें मैंने बताया था डिटेल से कि किस क्षेत्र के लिए विधानसभा, लोकसभा, कहाँ कितने के लिए, किस किस मतलब कैटेगरी के लिए जमानत राशि क्या होती है। आप उस लेक्चर को विस्तार से देख लीजिएगा, यहाँ हम उस पर नहीं जा रहे हैं।
कहने का तात्पर्य है कि जब नामांकन पर्चा भरा जाता है तो कुछ रकम तय किया जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा लिया जाता है, वह जमानत राशि होता है। चुनाव जो हो जाने के बाद वह वापस कर दिया जाता है यदि जमानत जब्त नहीं होता है। तो जमानत जब्त कैसे होता है मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो फिर एक जमानत राशि भी देना होता है। यदि किसी व्यक्ति ने पर्चा भर दिया हो लेकिन जमानत राशि जमा नहीं की हो तब भी उनका नामांकन खारिज हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, अगर प्रत्याशी किसी दूसरे चुनावी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हो और उसने मतदाता सूची में अपना नाम होने का प्रमाण नहीं दिया हो तब भी ये हो जाएगा कि उनका नामांकन खारिज हो जाएगा। सूचना प्रॉपर उनको देना पड़ेगा। यहाँ पर जब मैंने पहले कहा कि उनके पास जो उनकी निजी संपत्ति है, परिवार की संपत्ति है, आपराधिक मुकदमे हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है, इन सभी चीज़ों की जानकारी प्रॉपर देना ही होता है। नामांकन पत्र पर प्रत्याशी का पूरा पता ना लिखा हो, ये नहीं कि अगर श्याम रंगीला जहां से मान लीजिए गुजरात से आ रहे हैं तो गुजरात सिर्फ लिख दिए, नहीं, प्रॉपर उनका किस विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हैं, कहां की नामांकन सूची में उनका नाम दर्ज है, ये सभी प्रॉपर एड्रेस लिखना पड़ेगा। कहीं भी त्रुटि होता है तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर इस बात को पूरी तरह से जांच करते हैं और फिर वह पर्चा खारिज कर देते हैं। तय तारीख तक नामांकन दाखिल ना किया गया हो, नामांकन दाखिल करने का एक तय तारीख होता है। जिस भी चरण का चुनाव की घोषणा कर दी जाती है, अधिसूचना जारी हो जाता है, तो अधिसूचना जारी होने के दिन ही ये बता दिया जाता है कि इतने तारीख तक आप नामांकन का पर्चा दाखिल कर सकते हैं। यदि तय तारीख तक आप पर्चा नहीं दाखिल करते हैं तो उस स्थिति में भी आपका नामांकन खारिज हो जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित आरओ या एआरओ के सामने तय स्थान पर पर्चा ना दाखिल किया गया हो, यानी कि जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, और रिटर्निंग ऑफिसर यदि मौजूद नहीं है तो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, आरओ या एआरओ, ठीक है। अब ये जहां भी मौजूद हैं इनके पास जाकर के सही जगह पर, मान लीजिए कलेक्ट्रेट में ये हैं तो आपको कलेक्ट्रेट जाकर के सही जगह पर इनको अपना पर्चा देना पड़ेगा। उसके बाद एक रसीद भी देते हैं ये, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया यदि नहीं अपनाई जाती है, इसमें कोई भी चूक होता है तो फिर आपका नामांकन खारिज कर दिया जाएगा। तो यही डर था पवन सिंह के केस में। हालांकि पवन सिंह का सब कुछ दुरुस्त था तो नामांकन खारिज नहीं हुआ। और श्याम रंगीला के केस में यह बताया गया कि उन्होंने जो पर्चा दाखिल किया उस पर्चा दाखिल करने में कुछ त्रुटियां थी और वो त्रुटि पूरा नहीं किया गया, इस वजह से उनका नामांकन खारिज हो गया। तो ये तो रही ये बात कि हमने डिस्कस कर लिया कि नामांकन खारिज कैसे होता है। आप लोग क्या सोचते हैं कि श्याम रंगीला का नामांकन जो खारिज कर दिया गया है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, इसके क्या वजह हो सकते हैं? क्या इसके कुछ राजनीतिक वजह है या कुछ और वजह है? यदि आपके आसपास कुछ ऐसे प्रत्याशी हो, आप जिस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, आपने भी कभी ये सब सुना हो, आपके पास अनुभव हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। किसी दूसरे मुद्दे पर आपको वीडियो चाहिए जो चुनावी समर से संबंधित हो, आपको लगता हो उस पर बात किया जाना चाहिए, 2 मिनट समय लगेगा, कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, मैं तुरंत उस पर वीडियो बना करके आप तक पहुंचाऊंगा और आपकी जानकारी को बढ़ाने का काम करूंगा। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। लोकसभा चुनाव पर ध्यान देते रहिए और चुनाव को समझते रहिए, एक जागरूक नागरिक बनते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।